गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए होप सो अच्छे होंगे। तो बेटा जो हमारी सीरीज चल रही है पेपर 2 सॉल्यूशन की, तो उसकी मैं नई वीडियो के साथ हूं और हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2023 तक के हम सब कुछ डाल चुके हैं। और जो हमारी सीरीज है मेरे बच्चों वो ए सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ए सीरीज है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 37, 36 तक मैं फुल सॉल्व कर चुका हूं। क्या क्वेश्चन है? Let x1, x2 be two IID random variables having the discrete uniform distribution on the values 1, 2, 3 up to n। ठीक है, तो discrete uniform का है क्वेश्चन और 1 से लेके n तक वो बिहेव करता है। Where n is unknown, ठीक है, कोई बात नहीं है। Let t is equal to maximum of x1, x2, then which of the following is correct? x1 plus x2 is sufficient for n, but t is not sufficient for n, t is sufficient for n, but x1 plus x2 is not sufficient for n up to so something, कुछ वैल्यूज जो है हमें दी गई है। बच्चों सिंपल है, बिल्कुल देखिए। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखें जो आपका जो पॉपुलेशन दिया गया है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू स्मॉल n, वो है 1 अपॉन कैपिटल N के बराबर, और जो स्मॉल n है वो वैल्यू ले रहा है 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट कैपिटल N तक, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है। अब यहाँ पे जो खास बात है वो ये है कि रेगुलरिटी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है n 1, 2, 3, वो उसी पैरामीटर का अपर बाउंड है जिसके सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा गया है। तो टेक्निकली अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल N इन ए डिस्क्रीट मैनर ना। चलिए, तो यहां पर जो फिशर्स क्राइटेरिया है सफिशिएंसी निकालने का वो वैलिड नहीं है। इस केस में मैंने बताया था बच्चों, अगर कभी ऐसा होता है और आपको लगता है कि पॉपुलेशन का अपर बाउंड है आपका पैरामीटर, तो हमेशा xn nth order statistics is always the sufficient estimator, is always the MNV, there is no confusion, बिल्कुल सिंपल है। तो वो चीज अगर हम यहाँ बात करें तो xn is sufficient statistics for n होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ 2 है और उनका मैक्स t के बराबर है, तो t is equal to what? Max of x1, x2. So according to my theory, this is sufficient for n. तो जो t है वो sufficient statistics है, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहां पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम देखें चीजों को समझे, क्या x1 प्लस x2 जो उसने दिया है, क्या x1 प्लस x2 सफिशिएंट है? नहीं। उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो आपको ऐसे याद ही रखना होता है कि मैक्स है तो x1 प्लस x2 से तो काम चलेगा नहीं, तो x1 प्लस x2 या सैंपल का मीन सफिशिएंट नहीं होते। लेकिन ऐसे हम कह नहीं सकते, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं डिस्प्रूव करने के मूड में हूं कि जो x1 प्लस x2 है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए मेरे बच्चों, लेट मान लीजिए कोई भी स्टैटिस्टिक्स, मान लीजिए सपोज, चलो t ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका दिल करे, विच इज x1 प्लस x2। तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं दैट x1 विल टेक वैल्यू x1 एंड x2 विल टेक वैल्यू x2 गिवन दैट t इज इक्वल टू t। तो अगर t सफिशिएंट हुआ सपोज, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n आनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। बट अगर ये डिपेंडेंट फ्रॉम n है तो t सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, ठीक बेटा ना। अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करें, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज इक्वल टू x1 कोमा x2 इज इक्वल टू x2 कोमा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए t, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, ठीक है बेटा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x1 इज इक्वल टू x1 इनटू प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज इक्वल टू t माइनस x1। नाउ नीचे डिवाइडेड बाय समीशन प्रोबेबिलिटी दैट
x इज इक्वल टू n को x1 इज इक्वल टू n कोमा x2 इज इक्वल टू t माइनस n वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू t माइनस n। ठीक, आप समझ गए होंगे नीचे वाली बात। नीचे वाला x1 प्लस x2 t के बराबर है, तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? x1 अगर n वैल्यू लेगा तो x2 वैल्यू लेगा t माइनस n, और n की वैल्यू 1 से लेके t माइनस 1 तक जा सकती है। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि रैंडम वेरिएबल 0 वैल्यू नहीं लेता है, और अगर n की वैल्यू t ले लोगे तो n की वैल्यू t ले लोगे तो x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। तो 1 से लेके t माइनस 1 तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक, अगर मैं अपना थोड़ा सा सिस्टम डिफाइन करूं, अगर मैं इस चीज को सोल्व करूं आप लोगों के लिए, तो जो पहले वाला आप देख रहे हैं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सेम होगी। सो दिस इज 1/n इनटू 1/n, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसी की होगी, और x1 x2 इंडिपेंडेंट है, तो कैसे लिख सकता हूं? समीशन n गोज फ्रॉम 1 टू t माइनस 1 इनटू 1/n इनटू 1/n। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट 1/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय t माइनस 1 टाइम्स 1/n स्क्वायर, तो कैंसिल आउट, क्या बना 1/t माइनस 1। अब मेरे बच्चों आपके दिमाग में आएगा सुधीर सर ये भी तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है। नहीं, देखिए इसमें क्या इन्वॉल्व है? t इन्वॉल्व है। t क्या है? t कैपिटल T की कोई वैल्यू है, मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू है। अब एक बात बताइए, जब x1 इज लेस देन इक्वल टू n है, x2 इज लेस देन इक्वल टू n है, तो x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2n, और ये चीज किसके बराबर है? t के, तो t इज लेस देन इक्वल टू 2n, इसका मतलब t इज इम्प्लिसिटली द फंक्शन ऑफ n। दैट्स व्हाई यहां पे अगर t इन्वॉल्व है तो भले ही आपको n दिखाई नहीं दे रहा है, बट इम्प्लिसिटली दिस इज द फंक्शन ऑफ n। सो दैट्स व्हाई दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन n। इसका मतलब दिस t इज नॉट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। होप सो बेटा आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है आपको ये सब चीजें समझाने की थोड़ा सा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, t इज सफिशिएंट, यस, लेकिन जो x1 प्लस x2 है इज नॉट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आगे क्या है? कंसीडर द प्रॉब्लम of testing h0 theta mu is equal to 0 against not equal to 0 based on a random sample from normal population of size n where sigma square is unknown. Consider the transformation y is equal to bx, b is non-zero, then which of the following statement is correct? Sample space will change and hence uniformly most powerful unbiased. Similar test will change and hence does not remains invariant under the transformation blah 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 चीजें। मेरे बच्चों आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने दिया है। थ्योरेटिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग है तभी ये क्वेश्चन बन सकता है। वेरी सिंपल, वो कह रहा है कि अगर मैं एक सिमिलर टेस्ट बनाऊं या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाऊं या क्रिटिकल रीजन बनाऊं, कुछ भी उस पर क्या इफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली चेंज ऑफ स्केल दिया हुआ है। देखिए आपको एक बात समझाता हूं, जब भी आप ये काम करेंगे, मान लीजिए जब भी आप ये काम करेंगे तो आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। अब क्योंकि म्यू की टेस्टिंग है तो आप सैंपल के मीन से बनाएंगे, तो या तो आप जेड बना लो विच इज एक्स बार माइनस के म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन, ऐसे बना लीजिए। लेकिन ये तो बनेगा नहीं क्योंकि सिग्मा स्क्वायर जो दिया गया है वो अननोन दिया गया है। बट शायद आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इफ द पॉपुलेशन इज लार्ज तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऐसा बनाया जा सकता है, बला बला। मतलब ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे जो अपनी बात समझानी है। तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप बना रहे हो यहाँ पर, ये x के रेस्पेक्ट में है। अब वो कहता है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दूं, ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं y विच इज इक्वल टू b इंटू एक्स, तो क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी?
अगर चेंज हो जाएगी तो अलग रिजल्ट आएगा, और अगर चेंज नहीं होती तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं। y बार किसके बराबर बनेगा? b इंटू एक्स बार के बराबर। और अगर मैं वेरिएंस ऑफ y की बात करूं तो b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x बनेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अगर मैं y को लेके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाऊं मेरे बच्चों, तो y बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार बनना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं चेंज करता हूं तो ठीक, तो क्या बनेगा? bx बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार किसके बराबर बनेगी? b इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ y बार b टाइम्स अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। और अगर आप यहाँ पे बार लगाएंगे तो ये वेरिएंस ऑफ x बाई n के बराबर बन जाएगा। तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा? x बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n। नाउ सिग्मा बाई रूट n। तो मेरे बच्चों जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स x के कोरस्पोंडिंग था वही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने के बाद भी वही बन रहा है। तो जो रीजन बनेगा सैंपल स्पेस का वो चेंज नहीं होगा, सिमिलर टेस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सैंपल स्पेस एज वेल एज द पैरामीट्रिक स्पेस रिमेन अनचेंज्ड एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल सिमिलर टेस्ट बिकम इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है तो चेंज नहीं होती है जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करते हैं, तो ऐसा रूल है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस h0 थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, h1 थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x विल टेक वैल्यू 0 1 2 3। अंडर h0 ये प्रोबेबिलिटी है, अंडर h1 ये प्रोबेबिलिटी है। The null hypothesis is rejected if x is equal to 0 is observed. Okay. It is further rejected. It is further rejected when tossing of two unbiased covalent given both head for x is equal to 1। बच्चों ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ है और मैंने पहले उसको भी सॉल्व किया था। तो इसमें बहुत सिंपल है सब कुछ, बस आप क्रिटिकल रीजन बनाइए। क्रिटिकल रीजन के अंदर एक तो पॉइंट है आपका 0, ठीक है, यूनियन विद। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 1। लेकिन 1 क्रिटिकल रीजन के अंदर तब आएगा जब आप अगर दो फेयर कॉइन टॉस करें और उन दोनों फेयर कॉइन पर हेड आ जाए, तो x की वैल्यू अगर 1 ऑब्जर्व हुई तो वो क्रिटिकल रीजन में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल रीजन में 1 होगा तो जरूर विद प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये मेरे लिखने का तरीका है। तो 0 तो क्रिटिकल रीजन में होगा ही, 1 क्रिटिकल रीजन में तब होगा जब आप दो फेयर कॉइन को टॉस करें और दोनों पे हेड आ जाए। तो इसका मतलब 1 क्रिटिकल रीजन में होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल रीजन बच्चों डिफाइन किया। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर? मतलब सीधा सीधा अल्फा पूछा हुआ है। अल्फा क्या होता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट एट 0। मतलब x की वैल्यू या तो 1 बने, 0 बने, या तो 1 बने, बट इसके साथ मैं लिख रहा हूं विद प्रोबेबिलिटी 1/4 अंडर h0 p थीटा 0 x। ये अल्फा बनेगा। अब अगर आप अंडर h0 देखें तो जो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है वो ये वाला है, पहले वाला है। अब इसमें वैल्यू डाल दो, सिंपल है बिल्कुल। x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, लेकिन विद सम प्रोबेबिलिटी 1/4। तो कितना आ गया? 1/4 5/4 कितना आ गया मेरे बच्चों? 5/16। देखो जरा 5/16 कहीं है क्या? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर ऑफ द टेस्ट। तो इसका मतलब बीटा निकालना है। तो बीटा भी सिंपल होता है,
बीटा का निकाल के हम जनरली 1 माइनस बीटा पहले निकालते हैं। तो 1 माइनस बीटा किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी दैट रिजेक्ट H0 बट इस बार H1 इज ट्रू, सो T थीटा 1x इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो 1 माइनस बीटा इज रिजेक्ट H0 का तो सिनेरियो बिल्कुल सेम है, बस जो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर लिया जाएगा वो H1 वाला 2 ले जाएगा। तो 0 के अकॉर्डिंग कितनी है? 0.20 प्लस 1 के अकॉर्डिंग कितनी है? 0.40 बट इंटू 1/4। आप समझ गए होंगे क्यों। तो 0.20 प्लस 0.10 कितना? 0.30। 1 माइनस बीटा, तो कैलकुलेट करोगे अगर बीटा तो 0.70 इज द ऑप्शन। देखें तो बीटा इज व्हाट? 0.70, यानी कि सी ऑप्शन 0.70 यानी कि 7/10, 7/10 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्विकली सॉल्व हो जाता है। तो पास्ट ईयर पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये बहुत वैल्यूएबल है। देखिए खाली पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। सबसे पहले नॉलेज क्रिएट करिए, अच्छे से किताबें पढ़िए मेरे बच्चों। जब अच्छे से आपका फुल फ्लैश नॉलेज हो जाए, किताबें आप अच्छे से पढ़ ले, तब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, तो एग्जाम जल्दी आने वाला है। थैंक यू।